नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कृषि कानून के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है, लिहाजा दिल्ली से सटे बॉर्डर पर फिर हजारों किसान एकजुट हुए। धरना स्थलों पर कृषि कानूनों की वापसी का जश्न मनाया गया तो एमएसपी पर कानून की मांग समेत 6 मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर हुंकार भरी। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं आएगा तब तक आंदोलन वापसी का कोई प्लान नहीं है। टिकैत ने 29 मार्च को संसद कूच का ऐलान भी किया। हालांकि आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर बैठक होगी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें। अभी आंदोलन खत्म करने का कोई विचार संयुक्त किसान मोर्चा का नहीं है। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और एमएसपी पर कानून समेत 6 मांगों को सामने सरकार के रख रहे हैं राकेश टिकैत। हालांकि तीनों कृषि कानून की वापसी की मंजूरी के बाद भी अभी किसान अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। कैबिनेट से भी इन कानूनों की वापसी की मंजूरी मिल गई है और अभी जब संसद का सत्र शुरू होगा तब उसमें चर्चा के बाद इन कानूनों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन आंदोलन अभी जारी है। काले कानून वापसी हुई है। अभी सरकार 10-15 दिन का इनका गेम चलेगा पूरा। ये कह रहे जी कानून वापसी होगा, अब आप यहां क्यों हो, ये क्वेश्चन आपसे सबसे पूछा जाएगा। क्योंकि जब प्रेस के लोग भी है ना, इनकी भी क्लास एक ही क्लास के पढ़े पढ़ाए आ रहे सारे, नुक्ते का भी हेरफेर नहीं, नुक्ता भी हेरफेर नहीं, क्वेश्चन वही है। क्योंकि इसने कैमरा और कलम पे इतना जबरदस्त पहरा है कि इंगे सिंगे चल नहीं सकते, क्वेश्चन वही होंगे। तो भाई कोई बात नहीं, अभी जैसे ही ये 3 कानून हाउस में पास हो जाएंगे और हाउस इनको निरस्त कर देगा तो फिर अगले दिन का क्वेश्चन ये रहेगा कि 3 काले कानून वापसी हो गए, अब किसान घर वापसी नहीं जा रहे, हमने जो डिमांड थी किसानों की पूरी कर दी। ये सरकार एक बयान जारी करेगी। ये काले कानून और कोरोना दोनों एक बीमारी थी। काले कानून और कोरोना दोनों 2020-19 में आई, एक ही तरह की बीमारी थी और पूरा देश, किसान, सब लोगों ने इसका डट का मुकाबला करा। कोरोना को भी भगाया, अन्य कानूनों को भी भगाया। तो इसका मतलब कानून हमारी प्राइड नहीं थी, कानून तो एक बीमारी थी, बड़ी भयंकर बीमारी थी। तो वो बीमारी पकड़ी गई, उसका इलाज हुआ। एमएसपी का इशू था, हमारे फसलों के रेट के सवाल थे, हमारे बैंकिंग का सवाल थे, हमारे खाद के सवाल थे, हमारे केसीसी के सवाल थे। वे सवाल तो खड़े हो गए हैं। हम तो इन 3 कानूनों ने 1.5 साल लेट करे हैं। ये 750 किसान शहीद हुए हैं। भाई युद्ध हमारे घर पर कनाडा, उसका हर्जाना कौन देगा? हमारे लोग शहीद हुए, हमारे ऊपर मुकदमे लगे, अजय टेनी वाला मामला हुआ, लोग जेलों में हैं। तो ये सारे मामले हैं, इन सब मामलों पे भारत सरकार बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अगले जो और मामले होंगे उसका कमेटी बना लो एक। ये वहां पे तय हो गया था, जो 11 दौर की बातचीत होती थी वहां पे ये तय होता था। और आपको ये भी है कि जब वहां बातचीत हुई तो वहां 4 बड़े इशू थे। एक था 3 काले कानून, एमएसपी, कुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल। इन्होंने 2 को वापसी लिया, बिजली को और कुराली को वापसी लिया। तो जब प्रेस के लोग पूछते थे, कहते थे कि भाई 2 कानून वापसी ले लिए, 2 रहेंगे, तो आखिरी मांग मान ली गई। तो इसका मतलब एमएसपी हमारा था, है और रहेगा। एमएसपी से ही किसान को लाभ मिलेगा। ये जो 3 काले कानून थे इसमें तो जनता का भी लाभ था। किसान है जो आज आते हुए की फसलों को लूटा जाता
होता है उसका लाभ एमएसपी से मिलेगा। कृषि कानूनों की वापसी को मंजूरी के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर यह बैठक करीब 30 मिनट तक चली। बैठक में प्रदेश संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीद है संसद में किसान कानून वापस होते ही किसान वापस चले जाएंगे। एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर सीएम ने कहा कि एक्सपर्ट ने राय दी है कि यह संभव नहीं लग रहा, क्योंकि फिर सरकार पर सारी फसलें खरीदने का दबाव आ जाता है, जो संभव नहीं है। आंदोलन का विषय उन्होंने पूछा कैसा चल रहा क्या चल रहा, तो उसमें मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि ये जो 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो ज़रूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा भी की कि 29 तारीख को जैसे ही कानून वापस होते हैं पार्लियामेंट में, तो निश्चित रूप से किसान वापस जाएंगे, ऐसा सब तरफ से इंडिकेशन आ रहा है। अभी तो इस पर चर्चा कोई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों में या जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। कारण क्या है, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ही उन्नस आ जाता है कि सारी फसल फिर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी। तो सरकार का इतनी आवश्यकता भी नहीं है और उसका एक सिस्टम बनना संभव भी नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा आवश्यकता जितनी होगी उस सरकार खरीदेगी। हरियाणा सरकार पहले से ही, अभी तो केंद्र सरकार की केवल 2 फसलें हैं जो एमएसपी पर खरीदते हैं, हम तो 12-13 फसलें खरीद रहे हैं। जितनी होती है उसका सबका उपयोग करते हैं। और हमने तो इस बार बाजरा में, क्योंकि वर्षा के कारण से बाजरा खराब हुआ, खराब बाजरे पर भी 600 रुपये प्रति क्विंटल हमने भावांतर भरपाई योजना दी है। अगर कहीं खरीदने के चक्कर में रह जाते तो पैरामीटर पर बाजरा खराब उतरना नहीं था, वो फिर सस्ता बिकता और उन किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं था। इसलिए हमने जो इस बार फैसला लिया, किसान इससे बड़े प्रसन्न हैं कि इस बार हरियाणा सरकार ने जो फैसला है 600 रुपया प्रति क्विंटल का, इससे सब बाजरा ग्रोइंग जो किसान है वो सब खुश हैं। तो आपने सुन लिया मुख्यमंत्री को भी उन्होंने क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद। अब इस बीच कई सारे सवाल उठते हैं, उन सवालों पर एक नजर, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। सवाल नंबर 1, आंदोलन के 1 साल में क्या नफा और क्या नुकसान? 1 साल कंप्लीट आंदोलन हो गया, इसमें क्या नफा यानी कि फायदा हुआ और क्या कुछ नुकसान हुआ? ट्रैक्टर मार्च का ऐलान क्या अगला प्लान है? क्योंकि लगातार किसानों को आंदोलन और बढ़ाने पर जोर किसान दे रहे हैं, और क्या ट्रैक्टर मार्च का जो ऐलान है इसका अगला क्या कुछ प्लान किसानों का रहेगा? एमएसपी पर कानून में क्या पेच है? क्योंकि मनोहर लाल ने इस बात का जिक्र किया कि कृषि एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि यह संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता संजीव भारद्वाज हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा हमारे साथ मौजूद हैं। रजत जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ भाकियू से प्रवक्ता राजेश दहिया मौजूद हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ हैं जयकांत मिश्रा। जयकांत मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता के साथ ही, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जो कहा गया बड़ा ही विशेष, उसका महत्व भी है, क्योंकि सीएम ने इस बात को कहा है। वीरेंद्र जी, क्या कुछ मुलाकात हुई प्रधानमंत्री के साथ, बातचीत क्या हुई मुख्यमंत्री की हुई है, और एमएसपी को लेकर उन्होंने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है? कृषि विशेषज्ञ इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आपने वो अभी अपने दर्शकों को सुनवा भी दिया है। और लगातार कृषि विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि एमएसपी की पर 100% फसलों की खरीद की गारंटी देना वो व्यवहारिक नहीं है। उसमें बहुत सारी आर्थिक और तकनीकी दिक्कतें हैं। वो ऐसा प्रावधान है जिसकी मांग अभी हमारे कुछ आंदोलनकारी मित्र कर रहे हैं। अगर उसको उस रूप में लागू कर दिया जाए तो वो किसान के खिलाफ जाता है, किसान का नुकसान उसके कारण से होना शुरू हो जाएगा। जब आप ऐसा कोई कानून बना दे, मान लीजिए कि आपको एमएसपी से नीचे कोई फसल खरीदनी ही नहीं है, सारी फसल सरकार खरीद नहीं सकती। व्यापारी के पास बेचने के लिए अगर कोई गया किसान, और व्यापारी को एमएसपी पर खरीदना अगर वारा नहीं खाता, व्यापारी आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, किसान भी व्यापारी बहुत सारे स्थानों पर है जी, वो उसको खरीदेगा नहीं और कम पे खरीदेगा तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान होगा। तो इससे नुकसान किसका होगा? किसान का, जिसकी बहुत सारा अनाज, जिसका उस सूरत में
बिके बिना रह जाएगा, घाटा किसान को होगा। तो कुछ अव्यावहारिक किस्म की मांगे आंदोलनकारी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की मांग करने के पीछे उनका मंतव्य किसान का हित नहीं है, मामले को लटकाते जाना है, आंदोलन को और लंबे खींचना है, खींचते जाना है। कहीं वो उत्तर प्रदेश पंजाब के चुनाव तक खींचना उनकी मंशा हो सकती है, और उनमें से कईयों ने वीडियो पर कैमरा के सामने ये बात की है एक से ज्यादा बार कि हम नहीं जाने वाले, कुछ भी हो जाए, हम तो 24 तक भी यहीं बैठे हैं। तो जिन्होंने इस तरह का मन बना रखा हो, जो आंदोलन के कारण जिनका कारोबार चलता हो, ऐसे भी बहुत सारे इस आंदोलन के नेता हैं। ठीक है सर, अगले राउंड में आपके पास आऊंगा और भी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है संजीव जी, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं सर, जो बात मुख्यमंत्री ने कही, क्या ये संभव है कि हर फसल का एमएसपी एकदम फिक्स कर दिया जाए? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जी, और सारी की सारी खरीदी जाए। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि फसल में कोई कमी है और उसको व्यापारी नहीं खरीद रहा है, जब किसान मंडी में बेचने गया तो साहब नहीं खरीदा, तो उसके बाद क्या होगा फिर? या तो किसान की फसल बिकेगी नहीं, और अगर कम दाम में व्यापारी खरीदेगा तो उसको जेल हो जाएगी। माध्यम से आपके श्रोताओं को बताऊं जी कि आज के दिन अगर किसी भी सरकार की, सत्तारूढ़ दल की कोई नियत है कि ये कानून बनाया है, तो उसमें सलाह मशवरा करके विपक्षी पार्टियों को, किसानों को, सबसे बड़ी बात है किसानों के जो भी किसानों के नेतागण हैं या जो उनकी कमेटी है, उनसे सलाह मशवरा करके कोई ना कोई, आज 21वीं सदी में हम ये नहीं कह सकते कि किसी चीज का हल नहीं है। ये सब बेमायनी बातें हैं, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। इस बात पे कोई दम नहीं है। बैठ के नियत से चीजों को सुने, उनका हल निकाले। मैं समझता हूं कि 100% अगर उनको विश्वास में लिया जाएगा, किसानों को उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाएगा, तो उसका हल भी निकलेगा। पहले ही ये मान लेना कि भाई ये, अब देखो, ये कहते थे बाजरे पे एमएसपी दी, ये दी, आज ही आप न्यूज़पेपर्स में इनमें देख लो कि कितनी बुरी हालत बाजरे की हो रही है, कौन एमएसपी पे खरीद रहा है। यानी अब ये सारी बातें 21वीं सदी को अगर हम बोलते हैं, तो ये सारी बातें हमें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। हर चीज का हल है, हर चीज का। ये एमएसपी तो बहुत मामूली चीज है, बेचारे अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, तो उन बातों को देखते हुए हल निकालने की कोशिश करें। ठीक है संजीव जी, आपने बेहतर बात कही है, क्योंकि बातचीत से ही हम किसी भी मुद्दे का हल निकाल भी सकते हैं। हालांकि बातचीत तो कई दौर की हुई, उसके बावजूद भी नतीजा निकला नहीं था, हम सबने देखा। खैर रजत जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या बातचीत के जरिए कोई हल इस समस्या का निकल सकता है क्या? क्योंकि देखिए साल भर पूरा हो गया है, क्या इसमें नुकसान हुआ, क्या इसमें फायदा हुआ, ये भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे में किसानों का हट है कि हम जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा, आंदोलन को वापस तो नहीं लेंगे। पराग जी, आप ये बताइए, जो 700 किसान शहीद हुए हैं वो किस वजह से हुए? मतलब कि अगर कोई काला कानून लेके आया और अब कहते हैं हमने वापस ले लिया, तो क्या बेवजह ही किसानों ने अपनी शहादत दी? वो एक साल तक अगर वहाँ धूप, गर्मी, सर्दी में जो अपने फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब गद्दे उनके पानी में बह जाते थे, ठिठुरती हुई ठंड के अंदर ट्रॉलियों के नीचे वो आग जला के बैठे हुए थे, और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि जितनी आवश्यकता होगी हम उतनी खरीदेंगे। भाजपा के प्रवक्ता ने आज 2 बातें कही, बड़ी दिलचस्प है, और उससे जो है हरियाणा की जनता, और ये क्यों काले कानून है। एक तरफ तो आज भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि अगर व्यापारी एमएसपी पे खरीद नहीं करेगा तो किसान क्या वो कहाँ जाएगा, किसान को नुकसान हो जाएगा। अरे लड़ाई इसी चीज की। वीरेंद्र जी आऊंगा, थोड़ा समझाइए। ये क्या कि कभी ये कहते थे कि किसान का दाना दाना खरीदेंगे, और आज मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि जितनी आवश्यकता होगी उतना खरीदेंगे। भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि व्यापारी दाम लगाता है, यानी व्यापारी खरीदता है,
यानी व्यापारी अगर उसका दाम नहीं लगाएगा तो किसान की फसल एमएसपी पे नहीं बिकेगी। लड़ाई सारी इस चीज की है। आज तो ये सारा स्पष्ट ही हो गया कि किसान जो है, पूरा डिबेट का मुझे लगता है जो आज जवाब है, अगर हम देखें तो भाजपा के प्रवक्ता ने आज, चौहान साहब की मैं बड़ा इनका सम्मान करता हूं और बड़े सुलझे हुए इंसान है, लेकिन देखिए अगर आज इनके मुंह से सच भी निकल गया, सत्य कभी ना कभी तो निकल के सामने आएगा ही। मैं हर दिन सच बोलता हूं। वीरेंद्र जी थोड़ा सा रुक जाइए सर, अगले राउंड में आ रहा हूं मैं, आप जवाब दीजिएगा, आपको पूरा मौका मैं दूंगा। तो ये आपकी गलती है, आप उसको तोड़े मरोड़े, ये आपका हक हो सकता है। ठीक है चौहान साहब थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, प्लीज अगले राउंड का इंतजार करिए, पहले राउंड में इंटरप्ट मत करिए सर प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। मैं तो सम्मान कर रहा था, आपने मुझे रजत जी कंप्लीट करिए सर, रजत जी कंप्लीट करिए। देखिए अगर आप ओईसीडी की रिपोर्ट भी देखें, उसके हिसाब से भी, और अगर आप एनएसएसओ की रिपोर्ट भी देखें, नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट भी देखें, तो किसान की आय कितनी है? मात्र 27 रुपए दिन के। दिहाड़ी 500 रुपए तो मजदूर ले लेता है, राजमिस्त्री 1000 रुपए दिहाड़ी लेता है, और किसान केवल एक दिन के 27 रुपए कमाता है। ये बढ़ते हुए तेल के दाम क्या कभी लगाए गए? बढ़ते हुए कीटनाशक आज जीएसटी भाजपा सरकार ने लगा दी, और ये कहते हैं अब 1 महीने के अंदर अंदर किसान की आय दुगनी कर देंगे। ठीक है राजेश जी से हम समझते हैं, क्या दुगनी करने की और किसानों की आय कोई नीति बन रही है या फिर बढ़ रही है? उनको ऐसा क्या नजर आ रहा है, क्योंकि आंदोलन तो चल रहा है, क्या नफा क्या नुकसान आंदोलन का 1 साल? राजेश जी। पराग जी कोई लेडी पीछे बोल रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। मैं इसको ठीक कराता हूँ, माफी चाहूंगा, ठीक कराता हूँ, आप बोलिए। पराग जी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कोई लेडी बोल रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ मेरी आवाज आ रही है। जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए सर। पराग जी आज का जो मुद्दा हुआ है, आज हमारा जो 26 तारीख को एक साल पूरा हुआ था, उसके लिए हमने आज अपने धरनों पर किसानों के साथ वार्तालाप की, और जो हमारे जो शहीद किसान हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी, और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें 3 कृषि कानून वापस किए थे, उनका धन्यवाद किया था। अब जो अगला हमारा जो उद्देश्य है, या जो हम कह रहे थे, हमारे बीजेपी सरकार या प्रवक्ता भी कहते थे और हमारे मंत्रीगण भी कहते थे कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस आने वाले सत्र में 29 तारीख को सरकार जो है बीजेपी की और माननीय मोदी जी से हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे एमएसपी पे एक कठोर कानून बनाया जाएगा, जिससे उसमें अगर कोई आदमी उस फसल को उस रेट से कम ले तो वो उस पे एफआईआर का प्रावधान हो, जिससे कि हमारे साथ छल कपट नहीं किया जाए। उसके अलावा हमारे जो शहीद किसान हुए 700 से ज्यादा, उनको एक सरकारी नौकरी का प्रावधान किया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अगर हम अपने घरों वापस जाएंगे तो जिन किसानों के घरों में चिराग बुझ गए हैं उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी सरकार हमारे इस जो कोई बड़ी डिमांड नहीं है वो उसको हल करे, और रही हमारे किसानों पे जो मामले दर्ज किए गए हैं वो मामले भी जो है वापस किए जाएं, क्योंकि वो मामले जो थे सरकार ने गलत नीयत से किए थे, हमारा उसमें कोई नहीं है। दूसरा लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ था जिसमें मिश्रा जी को वो अभी तक हटाया नहीं गया है, तो हम चाहते हैं मोदी जी का बड़ा दिल है तो 29 तारीख को जो सेशन हो उससे पहले उस मिश्रा जी को बैठा दिया जाए, जिससे कि वो जो लखीमपुर खीरी का जो मामला है उसमें निष्पक्ष जांच की जा सके। तो पराग जी हमारी जो डिमांड है कोई खास डिमांड नहीं है, ये वही डिमांड है जो बीजेपी वाले। ठीक है राजेश, ये बहुत संक्षेप में एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा इसमें बीच में, वो है अभी डिक्लेयर कर दिया जाए कि एमएसपी दे दिया गया है। ठीक है, ये कहते हैं कि कमेटी बनाई जाएगी तो कमेटी में उसका प्रावधान किया जाएगा कि किस फसल का कितना मूल्य दिया जाए। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आऊंगा। C2 फार्मूला है स्वामीनाथन रिपोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग उस फार्मूले को हमारे किसान संगठन के साथ बैठकर फाइनल किया जाए। ठीक है, तो हमारी जो डिमांड्स हैं वो कोई खास डिमांड्स नहीं है, सिंपल डिमांड्स हैं। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी अपने बड़े दिल से उदार। ठीक है सर राजेश जी, ठीक है अगले राउंड में आपके पास मैं आ रहा हूँ। आप हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ हैं अच्छे तरीके से, ठीक है वातावरण में। राजेश जी आपको क्या आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी सुन रही सर। ठीक है, अब मैं अगले राउंड में आपके पास आ रहा हूँ। वीरेंद्र जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कृषि विशेषज्ञ जयकांत मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे मैं उनका कमेंट ले लूं। तो आवाज बीच में आ रही है ना, प्लीज इसको ठीक करा दीजिए। सर मैं ठीक कराता हूँ इसको, मैं पीसीआर टीम से कहना चाहूंगा इसको ठीक करें। ठीक है वीरेंद्र जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप। जयकांत मिश्रा जी आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, सर सभी पॉलिटिकल लीडर्स को आपने सुन लिया, बीजेपी को आपने सुना, विपक्ष को भी आपने सुना और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी आपने सुन लिया। वो ये कह रहे हैं कि कृषि विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि ये संभव नहीं लग रहा है। क्या आपको संभव लग रहा है और इस पर आपकी राय क्या है? देखिए मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर
खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारी एक्सपर्ट की राय ये कहती है कि एमएसपी को लागू करना असंभव है, तो हमारा ये निवेदन ये है कि ये एक्सपर्ट से बड़े हमारे देश के मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे तो यही प्रधानमंत्री ने ये प्रस्ताव रखा था कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से खट्टर साहब ने कोई एक्सपर्ट की राय ली या नहीं ली? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ये देखिए कि किसान जो हमारे आंदोलन पे बैठे हुए हैं, ये जो बॉर्डरों पे, यह भी किसानों का भला करना चाहते हैं और हमारे नरेंद्र मोदी साहब भी किसानों का भला करना चाहते थे, जिसके लिए तीनों काले कानून लेकर के आए थे। तो जब दोनों व्यवस्थाएं देश के किसानों के मौजूदा भला करना चाहती हैं, तो फिर अड़चने हैं कहाँ? अड़चने हैं संवाद की। देश के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में हमारे देश के लाखों किसान बैठे हुए हैं और फरवरी से आज तक वीरेंद्र जी 30 सेकंड रुक जाइए प्लीज। प्रधानमंत्री जो कहते थे कि एक मिस कॉल, एक कॉल की दूरी पे हैं हम, वो संवाद स्थापित करने में ठीक है पूरी तरह से यानी जयकांत मिश्रा जी, आपका ये कहना है कि अगर संवाद किया जाए तो हल निकाला जा सकता है। खैर वीरेंद्र जी, मैं चाहूंगा आप जवाब दें। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा काम पर, मुझे मेरा काम करने दीजिएगा। हाँ वीरेंद्र जी, मैं चाहूंगा आप जवाब दें, क्योंकि देखिए कृषि विशेषज्ञ जयकांत मिश्रा जी जो यहाँ पर बैठे हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि हमने भी एक्सपर्ट से राय ली है। एक मिनट रुक, अब मुझे उत्तर देने दीजिए। हाँ बोलिए। जयकांत जी कौन सी विश्वविद्यालय से कृषि का अर्थशास्त्र पढ़कर आए हैं मैं नहीं जानता, मानकर चल रहा हूं कि उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर कायदे से पढ़ा होता तो एमएसपी के गणित पर एक वाक्य तो कम से कम बोलते। उन्होंने वही भाषा बोली जो आंदोलनकारियों का, किसानों का तबका बोल रहा है। जयकांत जी ने जो प्रधानमंत्री साहब ने बोली थी 2011 में गुजरात। जयकांत मिश्रा जी थोड़ा सा रुक जाइए सर, इंतजार करिए प्लीज, सुन लीजिए, जवाब भी तो सुन लीजिए सर। वीरेंद्र जी बोलिए। जयकांत जी, किसानों की बेहतरी के लिए बनाए गए कानूनों को, जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस लेते हुए भी दोहराया कि किसानों की बेहतरी के कानून थे, उनको काले कानून बता रहे हैं। इनकी कृषि विशेषज्ञता पर यह इनका एक वाक्य सवाल खड़ा करता है। फिर आपने कहा कि ये कृषि विशेषज्ञ हैं, ये कहते हैं 4 किलोमीटर पर लाखों किसान बैठे हुए हैं। जयकांत जी, अगर विशेषज्ञ होते तो कोई आंकड़ा, कोई संख्या सटीक बता देते कितने लोग बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के जयकांत जी जैसे विशेषज्ञों ने किसानों को भ्रम में डाला है लगातार, और किसानों के एक तबके को ऐसे कानूनों को वापस लेने के लिए भरमाया है, दबाव बनाने के लिए भरमाया है, जो कानून उनके फायदे के थे, उनकी बेहतरी के थे, उनकी आमदनी बढ़ाने वाले थे। 2-3 तरह की बातें कही गई हैं यहां पर, मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता रजत पंजेटा जी ने यह कहा कि हम दाना दाना खरीदने की बात करते थे। रजत जी, जब आपकी सरकार थी तब भी गेहूं का, धान का दाना दाना एमएसपी पर खरीदा जाता था। फिर कांग्रेस की सरकार रही, तब भी एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद होती थी। जब हमारी सरकार आई, गेहूं और धान की आप दोनों की सरकारों से बेहतर खरीद हुई और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य पर हमने इन फसलों की खरीद की। आप और कांग्रेस जितनी फसलें एमएसपी पर खरीदते थे वो 2 ही थी। हमने 1 दर्जन फसलें एमएसपी पर खरीदनी शुरू की, और आप हमारी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि हम एमएसपी नहीं दे रहे।
एमएसपी पर हरियाणा ने, मैं हरियाणा के बारे में गौरव के साथ कहता हूं, हरियाणा की सरकार ने, कांग्रेस 2 फसलें खरीदती थी, इनेलो 2 फसलें खरीदती थी, हमारी सरकार ने 1 दर्जन फसलें खरीद कर दिखाई बेहतर तरीके से। ठीक है। संजीव भारद्वाज जी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं और आपने बहुत बढ़िया तरीके से मधुर शब्दों में कहा कि बातचीत से एमएसपी पर समाधान निकाला जा सकता है। एमएसपी पर कोई विषय नहीं अड़ा हुआ वास्तव में तो, लेकिन आप बातचीत से जो सुलझाने की बात कर रहे हैं परमादरणीय पंडित संजीव भारद्वाज साहब, आप ये बताइए, ये हमारे बगल में आपका राज्य है जिसको राजस्थान कहते हैं, जहां आपका राज है, हमने सरसों और बाजरा एमएसपी पर खरीदा। अब की बार अगर सीधे एमएसपी पर सरकार ने खरीद नहीं की तो भावांतर भरपाई में किसान के खाते में पैसे भेजे। ये बताइए, राजस्थान में आपने किसानों का बाजरा हमारे से कितने ज्यादा दाम देकर के खरीदा? हर किसान को प्रति एकड़ कई हजार रुपए का नुकसान राजस्थान में हुआ। तो आप जहां जो कर नहीं रहे वो करने का उपदेश उसको दे रहे हैं, ठीक है, जो पहले से आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जहां तक एमएसपी था रहेगा इसकी बात है, जिस दिन से एमएसपी बना है ना पराग भाई, एमएसपी की व्यवस्था हुई है, उस व्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रखर और मजबूत किया है, क्योंकि फसलों के दाम बढ़ाए, फसलों के दाम स्वामीनाथन की सिफारिश के अनुसार बढ़ाए, पारदर्शिता से खरीद की, किसान के खाते में पैसे पारदर्शी तरीके से भेजना सुनिश्चित किया। उस सरकार की मंशा पर, लेकिन वीरेंद्र जी फिर ये कौन लोग हैं जो कि आंदोलन बड़े स्तर पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों की आय तो बढ़ी नहीं है? आप अगर फसलों के दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मेरी बात पूरे हो लेने दीजिए, मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। कंप्लीट करिए जल्दी से। मुझ पर और मेरी सरकार पर, बेहतर एमएसपी देने वाली सरकार पर सवाल संजीव जी उठा रहे हैं, जिनकी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को 6-7 साल खूंटी पे टांग के रखा। हरियाणा में क्या देख रहे हैं, टांड पे भगा दिया था, टांडी पे टांग दिया था। संजीव जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। जिनकी सरकार के कार्यकाल में 6,000 रुपए मुआवजा मिलता था फसल के खराबे का, ठीक है, हमने उसको स्वामीनाथन ने कहा था 10,000 कर देना, हमने 12,000 किया। हम पर ये सवाल, ठीक है वीरेंद्र जी कंप्लीट करिए आप। ये मुझको ये बताएं, एक और को सवाल का जवाब दे दे, बड़े गजब के लोग हैं। लंबे समय तक केंद्र में, चलिए लोकदल केंद्र में 3 में 13 में कभी थी नहीं, हरियाणा में एक इकलौता इनका विधायक है, हरियाणा की राजनीति के हाशिए पर है। पर ये संजीव जी तो सत्ता में लंबे समय तक रहे हैं। संजीव भारद्वाज जी प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या उनकी जननी से ये पूछकर बता दें कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों नहीं बनाया? ठीक है वीरेंद्र जी, अब बाकी मेहमानों से जवाब दे लेता हूं। ठीक है। तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसीदास जी ने कहा था भारद्वाज जी के लिए कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले कुशल लोग संजीव जी जैसे और इनके नेताओं जैसे बहुत हैं, जे आचरही, जो आचरण करें, जो खुद उसको अमल में लाए, ते नर न घने। ठीक है वीरेंद्र जी, अब जवाब ले लेते हैं। संजीव जी और रजत जी थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है संजीव जी और रजत जी थोड़ा सा रुक जाइए। मैं चाहूंगा जयकांत मिश्रा जी बहुत संक्षेप में आप उत्तर दें, क्योंकि जो सीधा सवाल आपके ऊपर उन्होंने उठाया वीरेंद्र जी ने, बहुत संक्षेप में सर उत्तर चाहूंगा आपसे। एमएसपी लागू है, जयकांत जी को, वीरेंद्र जी आप प्लीज सुन लीजिए। वीरेंद्र जी आपको पूरा मौका दिया सर, आप सुन लीजिए कि एमएसपी लागू है कि नहीं। ठीक है जयकांत जी बता दें। वीरेंद्र जी आप सुन लीजिए प्लीज, मेरी अपील है आपसे। वीरेंद्र जी, जयकांत जी बता दें। वीरेंद्र जी आप सुन लीजिए सर, देखिए वीरेंद्र जी सभी लोगों ने आपको बड़े धैर्य पूर्वक सुना, प्लीज मेरी अपील है आपसे, आप भी आप सुन लीजिए सबको। जयकांत जी अपनी बात पूरी करें बहुत संक्षेप में, जल्दी समय देने की प्रक्रिया चलाएं। नहीं जयकांत जी आप बोलिए, समय लीजिए। सवाल पंडित जी मुझसे सवाल होते हैं, जवाब तो चाहिए ना आपको देना। वीरेंद्र जी सुन लीजिए, वीरेंद्र जी प्लीज सर प्लीज। क्या बोलता हूँ देखो, आप अभी सुनो। जयकांत जी उत्तर दीजिए संक्षेप में, लेकिन
मैं बिल्कुल संक्षेप में बोलता हूँ। देखिए, मैंने 4 किलोमीटर बोला, उसके ऊपर इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया, मेरी कृषि विशेषज्ञता पे प्रश्न खड़ा कर दिया, और मैं जो बात बोला उसको झूठा ठहरा दिया। इनसे ये लाख लोग धरने पर बैठे। वीरेन जी गलत है। वीरेन जी, आपको देखिए पूरा मौका दिया और कोई नहीं बोला बीच में। अब आप भी धैर्य का परिचय दीजिए सर। सरकार यूपीए 2 को प्रस्तावित किया था, क्या नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे थे या आज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। कौन लाखों लोग बैठे हुए दिल्ली के बॉर्डर पर? कितने लाख लोग बैठे हैं? काहे के गणितज्ञ और अर्थशास्त्री हैं? काहे के कृषि विशेषज्ञ हैं? जो पिछली बार जब हमारी संसद चल रही थी तो 100 गज के दूरी पे, मात्र 100 गज के दूरी पे, मैंने 4 किलोमीटर भी ज्यादा बोला। अरे भाई, दूरी नापने बैठे हो के कृषि विशेषज्ञ हो, ये बताओ जयकांत बाबू। राजनीति मत करो, उसके लिए तो बैठे संजीव भारद्वाज। जयकांत जी, वीरेन जी प्लीज एक मिनट जाइए सर। वीरेन जी प्लीज आप सुनिए ना सर, आप सुनिए तो सही सर, अपनी बारी पर आप बोलिएगा, अपनी बारी पर आप बोलिएगा सर, प्लीज रुक जाइए। जयकांत जी आंकड़ों की बात कर रहे हैं। वीरेन जी कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई आंकड़ा है तो आप बताइए, आंकड़ा अगर आपके पास कोई ये बताइए, क्योंकि यही भाषा तो कांग्रेस की प्रवक्ता और इनेलो की प्रवक्ता बोल रहे हैं। नहीं, मेरा एक और बात है, अगर आप कहें तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। कंप्लीट करिए संक्षेप में, बहुत जल्दी से। हाँ, मेरा ये कहना है कि जो देखिए, जो एक काले कानून लेकर के आए थे जिसमें मोदी जी बैकफुट पे आ गए हैं, वीरेन जी सुन लीजिए सर। मेरा ये कहना है कि बिहार में 2005 में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सारी मंडियां खत्म कर दी गई, सारी बाजार समिति बंद हो गई, 145-47 मंडियां मध्य प्रदेश में इन्होंने नीलाम पे लगा दिया है। देश के जितने वेयर हाउस है उसको सारे वेयर हाउस को इन लोगों ने हैंड ओवर कर दिया इंडस्ट्रियलिस्टों को, और ये यहाँ आकर के झूठ की खेती कर रहे हैं। ठीक है जयकांत जी और वीरेन जी, आप प्लीज आप दोनों चुप हो जाइए सर। ठीक है वीरेन जी आपने सबका जवाब दिया, अब आपको सुनना भी पड़ेगा सर, प्लीज। तो ये नहीं चलेगा भाई। वीरेन जी और जयकांत जी प्लीज। यहाँ ये सारी बातें बोलने के लिए संजीव भारद्वाज बैठे हैं, रजत जी बैठे हैं। वीरेन जी आप ये कैसे लोगों को बुला लेते हैं? वीरेन जी आप सुन लीजिए सर। एमएसपी की गारंटी पर गिरफ्तारी का कानून ठीक है क्या जयकांत? बताइए आप। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। संजीव जी और रजत जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, प्लीज। मैं बताता हूँ। जयकांत जी कंप्लीट करिए सर। जयकांत जी और वीरेन जी आप दोनों बहस नहीं करेंगे ना सर? एक आप दोनों ही नहीं करेंगे ना, और भी लोग हैं सर, प्लीज दरख्वास्त है मेरी सभी से। ये चुप होगा नहीं होगा क्या? जयकांत जी जयकांत जी आप रुक जाइए सर, अब रुक जाइए, बाकी लोग भी हैं प्लीज। जयकांत जी आप रुक जाइए, बाकी लोग भी हैं और लोगों से मैं जवाब ले। रजत जी अपना जवाब दीजिए, उसके बाद संजीव जी और राजीव जी आपके पास में आ रहा हूँ। देखिए पराग जी, आज जो है संविधान दिवस है, और क्यों ना आज के दिन एक अच्छी सोच के साथ, ताकि किसानों का जो है जो 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है, उसके लिए एमएसपी का कानून बनना बहुत जरूरी है, ताकि जो किसान जो है वो जो कर्ज के नीचे डूबा हुआ है और कितनी आत्महत्या कर रहा है, और तेल के दाम का और कीटनाशक के दाम हर चीज पे जीएसटी लगा दी है, और उसका तो देखिए कुछ ना कुछ तो हल निकलना जरूरी है। किसान ऐसे ही थोड़ी ना 1 साल से बॉर्डर पे बैठा है। दूसरा, भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात बोली, जो इनेलो है वो 3 में ना 13 में। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा भाजपा के प्रवक्ता जो है उनको मैं थोड़ी जानकारी दे दूं कि देश आजाद होने के बाद तक 5 साल का आज मिनट लेते रजत जी। वीरेन जी थोड़ा सा रुक जाइए। मैंने आज की बात कही है, यूं तो आप सत्ता में रहे हैं, नहीं कहा कि आप नहीं रहे। आपको मैं कुछ चलिए ठीक है वीरेन जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं। रजत जी वो आज की बात कर रहे हैं, बोलिए सर। रजत जी कंप्लीट करिए। कोई बात नहीं, कोई इन्होंने कहा कोई सेंटर में भी इनका नहीं रहा, तो उप प्रधानमंत्री इस देश के रहे चौधरी देवीलाल। दूसरा, भाजपा जब से देश आजाद हुआ है 5 साल का कार्यकाल बिना इंडियन नेशनल लोकदल और अकाली दल जैसे दलों के बिना, इंडिया के बिना आज तक कभी पूरा नहीं कर पाई इतिहास में। वो 5 साल जो कार्यकाल पूरा किया अटल बिहारी वाजपेयी के राज में, वो इंडियन नेशनल लोकदल के अलायंस के साथ हुआ है। इंडिया बात कर लेते हैं ना रजत जी, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं पीछे जाने के लिए कह ही नहीं रहा आपको। आप समय क्यों बर्बाद करते हैं? वीरेन जी प्लीज आप सुन लीजिए, और भी लोग हैं, प्लीज कंप्लीट करिए। रजत जी, पंजेटा जी कंप्लीट करिए आप। हाँ जी, दूसरा मैं जयकांत मिश्रा जी ने जो बात उठाया, जो प्रश्न उठाया, देखिए कृषि विशेषज्ञ कोई भी है तो किसी को हम उनको ऐसे बोल के
उन्होंने जो तथ्य बोले, उन्होंने क्या बोला कि कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे उस वक्त जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने शरद पवार जी को और मनमोहन सिंह जी को पत्र लिख के एमएसपी की गारंटी का कानून की डिमांड की थी। तब वो जिस चीज की वकालत कर रहे थे, आज तो उसी के वो जज है, तो उनको तो ठीक है। यानी आपका कहना यह है कि केंद्र में जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उसको लग रहा था कि एमएसपी पर गारंटी कानून दिया जा सकता है और अब उनको ये मुश्किल लग रहा है। कुल मिलाकर बात यह है आज तो कोई पहलने की जरूरत भी नहीं है ना। आज तो संविधान दिवस है, तो भाजपा को एक नेक पहल करनी चाहिए। ठीक है वीरेन जी रुक जाइए थोड़ा। संजीव जी अपनी बात रखिए। आप संजीव जी बात रखिए, राजेश उसके बाद आपके पास में आ रहा हूं। पराग जी, मैं आपके माध्यम से अपने भाई वीरेंद्र जी को पहले बता दूं कि जनाब आप बार बार बखान करते हैं कि हमने इतनी आइटम पे ये एमएसपी बढ़ा दी, ये कर दी, तो साथ ही साथ उसमें कंपैरिजन करते हुए ये भी कह दिया करो कि देश में आजाद होने के बाद किसानों पे कितनी तरह के आपने टैक्सेस ठोक दिए। आप आज डीजल मेन जरूरत है हमारे किसान की, चाहे वो गरीब है चाहे वो किसी तरह से मजदूर है, डीजल पे जरूरत है। कितने आप एक्साइज ड्यूटी उस पर चार्ज करते हैं, एक बार अपने शब्दों में उंगली उठा के बता दें कि आज तक किसी भी जो सरकार पूर्व में रही है, किसी ने भी इतनी जुर्रत करी है कि भाई किसानों की हर आइटम पे टैक्सेस लगा देना और इतने हैवी टैक्सेस लगा देना, बार बार मुद्दों से भटक के कोई चीज जो वक्त की जरूरत है उस पर बार बार अपना बखान करके महान बनने की जो प्रक्रिया ये अपने मधुर भाषी शब्दों में कहते हैं, उससे देखें सड़कों पे 700 आदमी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, बेबात नहीं दी है। आपको पता होना चाहिए कि वो इतना दुखी है। फिर पहले ये कहते थे कि हमने तीनों कानून बनाए, गजब कर दिया जी। आज ये कहते हैं हमने तीनों कानून निरस्त कर दिए, आज भी गजब कर दिया जी। कमाल है। कल को ये कहेंगे एमएसपी की गारंटी दे नहीं सकते थे, आज ये कह रहे हैं। और मैं शर्त से कहता हूं कि आज वक्त की जरूरत, जो किसान अपनी शहादत से भी पीछे नहीं हट रहा, जो किसान अपनी मांगों के लिए सड़कों पे अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, आप देख लेना यही सत्तारूढ़ दल इस पे कानून बनाएगी, फिर कहेंगे आज हमने गजब कर दिया। ठीक है राजेश दहिया जी सब समझने की हम कोशिश करते हैं। संजीव जी अपने आप कहते हैं, अपने आप मोड़ते हैं, तो इतनी दूर अपनी शब्दावली को ना लेके जाएं कि चीजें जरूरत को समझें, ठीक है, और वक्त की पुकार को समझें, और ये जो शहादत है इसको फौरी तौर पर रोके ताकि और लोगों को भी दिक्कत ठीक है। वीरेन जी थोड़ा सा रुक जाइए। राजेश जी मुआवजा देकर, नौकरियां देकर उनके घर भेजने का ठीक है संजीव जी, उनकी जायज डिमांडें मानी जाए। ठीक है दहिया साहब, 1 दर्जन फसल ऐसी हैं जिन पर एमएसपी पर उनकी खरीद हो रही है, कानून संभव नहीं लग रहा है, कानून की गारंटी क्यों चाहिए और इस पर क्यों किसान अड़े हुए हैं? इससे पहले तो यही कहा जा रहा था ना कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे तो आंदोलन खत्म होगा, बाकी जो मांगे हैं उस पर हम कमेटी बना दें आप लोग और हम बैठकर बातचीत करेंगे। तो क्या अब ये शर्त पर शर्त लगातार लगाई जा रही है? पराग जी, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है इनको कृपया शांत रखें, क्योंकि ये वो शांत बोलने की इनकी आदत है, ये मानते नहीं है। वो शांत है और इंतजार कर रहे हैं, आप बोलेंगे उसके बाद वो। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि इन्होंने कृषि एक्सपर्ट को भी बेइज्जती कर दिया, इन्होंने देवीलाल की बेइज्जती कर दी। अरे देवीलाल जब होते थे तो अरे मैंने नहीं की भाई, धक्के से क्यों मेरे मुंह में डाल रहे हो यार, शर्म करो। और रही कांग्रेस के बाद, कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री जिसने एक नारा दिया जय किसान का, सारे किसान एक हो गए थे और फसल को लाना शुरू कर दिया था। आज मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे कानून नहीं बना सकते, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कानून बनाएंगे। तो पराग जी, मोदी जी मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संभव नहीं लग रहा है, बाकी बीजेपी के तो सारे नेता जीरो है, जीरो। जैसे कि हमारे प्रवक्ता बैठे हैं ना, मुझे डाउट ये होता है कि ये प्रोफेसर साहब भी कहाँ के हैं कि जो किसी आदमी की इंसल्ट करने में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। इन्होंने ये पूछा कि लाखों किसान थे, क्या ये आंकड़ा बता सकते हैं? मैं कहता हूँ लाखों से ज्यादा है, रोज आते हैं रोज जाते हैं, आज भी लाखों किसान गए हैं। तो मोदी जी जो करेंगे वही उसी में दम है। बीच में बैठ के बोलते हैं, इनमें कुछ नहीं है बात करने की।
हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून नहीं बढ़ा सकते। लेकिन दहिया साहब, कानून वापसी के बाद भी आंदोलन वापसी क्यों नहीं हो रही है? एमएसपी पे नहीं बिकती दहिया साहब, दहिया साहब, फसल जो है वो अपने राजेश दहिया जी, राजेश दहिया जी होता है जो उस फसल को होर्डिंग नहीं कर सकता है, वो उसे औने पौने दामों में बेच कर जाता है, घर पे मजबूरी में बेच कर जाता है। राजेश दहिया जी, अपने बीजेपी प्रवक्ता से कहता हूं कि अगर डिबेट में आए तो हर इंसान का जो डिबेट में बैठा उसकी इज्जत करना सीख ले। प्रोफेसर साहब, ये एक बहुत उपदेशक मत बनिए। राजेश दहिया जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? वो हो जिन्होंने प्रधानमंत्री राजेश दहिया जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? वीरेंद्र जी थोड़ा सा रुक जाइए सर प्लीज। राजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इनको राजेश जी, सवाल वही है, एक मिनट सर, वीरेंद्र जी प्लीज एक मिनट सर रुक जाइए। सवाल वही है कि एमएसपी की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है ना, तो कानून इस पर क्या बनाया जा सकता है? देखो, आपने भी अभी इसी बात को कहा, क्वालिटी पे निर्भर करता है, लेकिन एमएसपी का मतलब होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो प्राइस जिस पे किसान जो है सर्वाइव कर जाए, वो एक जस्ट लाइक वेंटिलेटर है किसान के लिए। लेकिन अगर फसल में कमी है तो उस प्राइस पर कैसे उस फसल की खरीद होगी? रिपोर्ट में 2 फार्मूले दिए थे, एक C2 का, एक A2 का। तो C2 फार्मूला है जिसमें सभी लैंड वगैरह कैलकुलेट की जाती है जी। तो हम तो ये कहते हैं कि पराग जी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसमें किसान ने जितना खेती लगाया है वो उसका आउटपुट निकल जाए। ठीक है, जैसे कि डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, डीजल 99 पे पहुंच गया था, एकदम 10 रुपए कम कर दिए, तो किसान जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे आपको नहीं लग रहा कि सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा, जैसा जिक्र सीएम ने किया? पराग जी, उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर बोझ बढ़ेगा राज्य सरकारों पर इससे, तो वो तो मुख्यमंत्री जानने कैसे उसको सेट करेंगे? यानी सरकार पर बोझ बढ़ाने के, किसानों की एमएसपी के लिए सरकार पर बोझ बढ़ाया जा सकता है। आपका ये मानना है कि किसानों की एमएसपी के लिए, फसलों की एमएसपी के लिए सरकार पर बोझ बढ़ाया जा सकता है, चाहे उससे बाकी चीजें प्रभावित हों? दहिया साहब, इससे बाकी चीजें भी तो प्रभावित होंगी ना कि राज्य सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा तो? पराग जी, अगर किसान को मारना है, अगर किसान की फसल 100 रुपए की है तो उसको 100-500 दोगे, 110 दोगे, ये तो 80 दे दोगे। ठीक है, चलिए आप वीरेंद्र जी से, ठीक है, ये है कि जो हमारा खर्चा लगता है फसल उगाने में, उस पे कम से कम हमारा 10% तो बढ़ा के दे दो, जिससे हम अपने बच्चों को पाल सके। ठीक है, ठीक है राजेश भैया, जवाब ले लेता हूँ। गाड़ियां बढ़ाते हैं, ठीक है, वो व्हीकल बढ़ाते हैं, वो अपना रेट फिक्स कर देते हैं, ठीक है, कितना परसेंट मार्जिन लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। पंजेटा जी कुछ बीच में ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, पंजेटा जी बहुत संक्षेप में ऐड करिए। बहुत बनता है, दर्जन भर सवाल पूछ लिए मेरे दोस्तों ने, उत्तर देना तो हक है कि नहीं भाई? संक्षेप में सर अपना बात रखिए, उसके बाद वीरेंद्र जी के पास में जा रहा हूँ। बोलिए सर, आपको क्या उत्तर देना है? दैया साहब, कीटनाशक है उनके ऊपर जो जीएसटी लगाई है, जो ट्रैक्टर है जिनके ऊपर टैक्स लगाया गया है, जो बार बार जो किसानों की कमर तोड़ रहे हैं, वक्त पे उसको डीएपी नहीं मिलती, हर चीज के दाम इन्होंने बढ़ा दिए। तो देखिए, ये तो बोझ तो किसान पे डाल रहे हैं, तभी तो किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्जे के नीचे डूबा हुआ है। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं हम इस पर। ठीक है, 20 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ पराग जी। OECD रिपोर्ट के मुताबिक, दोबारा बोलने का अवसर दे रहे हैं, ये वीरेंद्र जी आ रहा हूँ, ये तो व्यवस्था सर वो ऐड बीच में ऐड करना चाह रहे हैं। OECD की रिपोर्ट है कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये फॉर्मूला जो है ये कर रही है। चलिए ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात आप ठीक है, जो यूएस ने सपोर्ट करी है। और वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक ये कहता है जो कृषि क्षेत्र है, जो भारत की टोटल जीडीपी है, उसका 41%, ठीक है, जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी, बोलिए। कंट्रीब्यूट करता है। 55% पंजेटा जी आप सुन लीजिए सर प्लीज, वो अकेली कृषि क्षेत्र से आती है। ठीक है, उसके बाद कोरोना काल में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है वीरेंद्र, फिर भी किसानों की कमर तोड़ना। ठीक है सर, 20 सेकंड हो गया प्लीज। ये नहीं, सरकार पे क्या बोझ पड़ेगा? बोझ तो किसानों पे पड़ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आप सुन भी लीजिए सर, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। वीरेंद्र जी बोलिए। मैं अपने आदरणीय मित्रों से जो बार बार ये कह रहे हैं कि किसान पर बोझ डाल रहे हैं, किसान पर बोझ डलेगा, उनसे अपने अपने मन पर, बुद्धि पर, विवेक पर थोड़ा बोझ डालने का अनुरोध करूंगा विनम्रता के साथ। ये आंदोलन जिस पर आप और हम चर्चा आज कर रहे हैं, ये जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन इस देश में एमएसपी लागू था। कांग्रेस और इनेलो के राज में जिस तरह की एमएसपी की व्यवस्था थी, उससे बेहतर एमएसपी की व्यवस्था उस दिन थी। आंदोलन शुरू हुआ कृषि सुधार अध्यादेशों के खिलाफ। आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया। आंदोलनकारियों के नेताओं ने कहा, साहब हम बात नहीं करते, कानून वापसी तो घर वापसी। पहली बात यह
कि जब आप कोई आंदोलन करते हैं, बातचीत के लिए बुलाए जाते हैं, तो आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं, अपनी बात कहते हैं, सामने वाले की दलीलें भी सुनते हैं। सरकार ने दलील दी कि भाई आपको जो जो शंकाएं हैं, जो जो आपके सवाल हैं, उनका समाधान कर देंगे। किसान संगठनों के जत्थेबंदियों के प्रतिनिधियों ने एक ही पट्टी हाथ में उठा रखी थी, नहीं साहब हम बात ही नहीं करते, किसान कृषि सुधार कानून वापस लीजिए, वापस लेंगे तो हम घर वापस जाएंगे। सरकार ने पुरजोर समझाने की कोशिश की, ये नहीं माने, बातचीत तोड़कर घर चले आए। गैर प्रजातांत्रिक तरीके से इन्होंने संवाद का, बातचीत का रास्ता छोड़ा, बातचीत को तोड़ा। उसके बाद लगातार ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी एक कॉल की दूरी पर कहते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, वो दखल क्यों नहीं देते, वो बोलते क्यों नहीं। भारत के प्रधानमंत्री, इनके हमारे आपके प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आए, उन्होंने कहा कि अच्छा, किसानों का एक तबका जिसमें रजत जी भी शामिल है, संजीव जी भी शामिल हैं, इनके द्वारा पीछे से समर्थित कुछ विदेशी तत्वों द्वारा समर्थित तत्व भी शामिल हैं, कुछ तमाम तरह के लोग हैं उसमें, सबको मालूम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा साहब आप भी देश के नागरिक हैं और आपको हम समझा नहीं पाए, चलिए ये कानून वापस ले लेते हैं। तो कोई भी तर्कपूर्ण नागरिक, कोई भी विवेकशील नागरिक, साधारण हिंदुस्तानी, पराग जी, वो ये कहेगा और वो ये आज पूछ रहा है कि आप कहते थे कानून वापसी तो घर वापसी, अब कानून वापसी हो गई है, तो आप घर वापस क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, आप समय कम है इसलिए फाइनल कमेंट जयकांत जी, ये लॉजिकल सवाल है। कंप्लीट करिए वीरेंद्र जी, कंप्लीट करिए। एक मिनट, देखिए आपने सबको समय दिया, मुझे प्रश्न ठीक है, कंप्लीट। दूसरा, इस सारे में पराग भाई, कंप्लीट करिए। सारे हमारे दोस्तों ने बहुत सारे शब्दों का अवमूल्यन किया इस आंदोलन के दौरान। एक शब्द जिसके साथ ये खिलवाड़ लगातार कर रहे हैं वो है शहीद और शहादत। आंदोलन के दौरान जिन कृषक मित्रों की, जो वहां बैठे थे आंदोलनकारी, उनकी प्राकृतिक रूप से वहां मृत्यु हो गई, उसको भी ये शहीद कह करके और सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। शहीद किसको कहते हैं, शहीद की परिभाषा क्या होती है? ठीक है जयकांत जी, फाइनल कमेंट। ठीक है सर, तो जानते नहीं। ठीक है वीरेंद्र जी, अब समय कम है, प्लीज समझिए। वीरेंद्र जी समय कम है, दुरुपयोग करके ठीक है सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। ठीक है जयकांत जी, फाइनल। भोले भाले किसानों ठीक है को वीरेंद्र जी, गुमराह करने पर आमादा है। ठीक है कोर्ट से है या जयकांत जी जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान और सरकार के बीच में वाद विवाद है। जब ये वाद विवाद है तो दोनों पक्षों को बैठ के बात करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? ठीक है, फरवरी से लेकर के अभी तक संवाद स्थापित सरकार। ठीक है संजीव जी, एक फाइनल कमेंट आपका, क्या संवाद से ही होगा समाधान? ठीक है 2022 में जयकांत जी अब समय नहीं है सर, प्लीज। किसानों की आय दुगना करने की ये ठीक है, ये चीजें आप कह चुके सर, ये चीजें आप कह चुके। संजीव जी एक फाइनल कमेंट, संवाद से ही समाधान? और वीरेंद्र भाई की बात को भी मैं बार बार रोक के कहता हूं कि भाई जो चीज उनकी डिमांड थी और जो डिमांड के उसमें बैठे हैं और अपने प्राणों की भी परवाह नहीं कर रहे, तो उनसे बातचीत, ये बार बार कहते हैं 11 बार बुलाया। मैं इनसे पूछता हूं कानून थोपने से पहले कब बुलाया? कानून थोपने से पहले अगर उनकी राय लेते तो ये बात ही ना होती। इतना बड़ा एक ठीक है राजेश भैया जी, फाइनल कमेंट में बहुत जल्दी से संक्षेप में 10 सेकंड में चाहूंगा आपसे उत्तर। क्या एमएसपी पर अगर गारंटी कानून बनता है तो आंदोलन वापस होगा? मुझे टाइम पूरा नहीं दिया संजीव भी, आपको 2 राउंड मैंने दिए और सबको मैंने 2-2 राउंड दिए हैं और अब समय नहीं है मेरे पास। प्लीज दैया साहब एक आखिरी कमेंट आपका। संजीव जी प्लीज। संजीव जी मैंने सबको 2-2 राउंड दिए हैं, प्लीज सर प्लीज। आज मुझे इस बात से आपसे नाराजगी है कि सर माफी चाहूंगा लेकिन समय का अभाव है, प्लीज सर सबको 2-2 राउंड मैंने दिए प्लीज। जी ये बिल्कुल आपने आज है ना वीरेंद्र भाई की मदद की है। नहीं सर, ये गलत आरोप मत लगाए संजीव जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया सर, आपको पूरा तीसरी बार मैंने आपको बोलने का मौका दिया। सवाल पूछने वाले तो 4 दैया साहब कंप्लीट करिए। दैया साहब एक फाइनल कमेंट 10 सेकंड में प्लीज। ऐसा नहीं है, तो जवाब देने का मौका भी नहीं। वीरेंद्र जी प्लीज सर, वीरेंद्र जी बीच में नहीं। हम बड़े दैया साहब 10 सेकंड में कंप्लीट करिए सर। बातें बताते हैं, हम बड़े कूल माइंड होके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैसी। चलिए शुक्रिया, समय की कमी है मेरे पास, बहुत शुक्रिया।
आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि एक सार्थक चर्चा टीवी बहस में भी हो और संवाद के जरिए जिसका जिक्र लगातार किया भी जा रहा हो, क्योंकि कानून वापसी हो गए हैं। हालांकि अभी मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है, ऐलान इसका हो गया है, संसद की प्रक्रिया बाकी है। अभी एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग लगातार की जा रही है, उससे पहले आंदोलन वापस नहीं होगा, यही कहा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का आज का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। फिलहाल दीजिए इजाजत।